पुराने जमानों की बात है। एक दूर दराज बस्ती में एक शख्स रहता था जिसकी 2 बीवियां थीं। उसकी दोनों बीवियों से उसे 2 बेटों की औलाद नसीब हुई, जिनके नाम असद और हसन थे। ये दोनों बेटे इंतहाई खूबसूरत थे, अगरचे वो दोनों मुख्तलिफ माओं से थे, लेकिन अल्लाह की कुदरत से वो एक जैसे दिखाई देते थे, गोया जुड़वा भाई हों। उनकी शक्ल सूरत, चाल ढाल और बातें भी एक जैसी थीं। गांव वाले अक्सर उन्हें एक दूसरे से उलझन में डाल देते थे, लेकिन जहां उनकी सूरतें एक थीं, वहां उनके दिल भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते, एक दूसरे के साए की तरह साथ रहते और कभी एक लम्हे के लिए भी जुदा ना होते। उनके घर का माहौल खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन एक दिन बदकिस्मती से उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वही उनका वाहिद कफील था जो पूरे घर को चला रहा था। उसकी वफात के बाद घर की जिम्मेदारियां दोनों माओं पर आ पड़ी। वो दोनों लकड़ी की टोकरियां बनाती और फरोख्त करती थीं। यूं ही वक्त गुजरता रहा। असद की मां, जो बड़ी बीवी थी, कुछ अरसे बाद शदीद बीमार हुई और इस दुनिया से चली गई। अब असद यतीम हो गया, जबकि हसन की मां नसीमा अब भी जिंदा थी। नसीमा ने दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी संभाल ली, लेकिन उसका दिल अपने बेटे हसन के लिए ज्यादा धड़कता था। वो असद को भी अपना बेटा कहती, लेकिन उसकी तरजीह हमेशा हसन रहा। नसीमा की ये नाइंसाफी आहिस्ता आहिस्ता अयां होने लगी। वो हसन को ताज़ा, नरम और गोल रोटी देती, जबकि असद को सख्त और बासी रोटी मिलती। हसन के कपड़े नए और साफ होते, जबकि असद के कपड़ों पर धूल जमती और धागे फट जाते। असद, जो एक हसास और ज़हीन लड़का था, इस फर्क को गहराई से महसूस करता। वो रातों को अपने बिस्तर पर लेटकर सोचता कि क्या वो इस घर का हिस्सा है? क्या वो हसन की तरह प्यार और तवज्जो का हकदार नहीं? लेकिन वो खामोश रहता, क्योंकि वो हसन से बेपनाह मोहब्बत करता था और उसे इस नाइंसाफी का जिम्मेदार नहीं समझता था। एक दिन जब दोनों भाई अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, वो एक कुएं के पास बैठकर खाना खाने लगे। असद ने अपनी रोटी को गौर से देखा। वो सख्त, खुश्क और बासी थी, जैसे हर रोज मिलती। उसने हसन की तरफ देखा, जिसकी रोटी नरम, ताजा और घी की खुशबू से भरी हुई थी। असद के दिल में एक तरकीब आई। उसने हसन से कहा, भाई आओ एक खेल खेलें। हम दोनों अपनी रोटी का एक टुकड़ा इस कुएं में फेंकते हैं। हसन ने हैरत से पूछा, ये कैसा खेल है असद? रोटी फेंकने से क्या फायदा? असद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इंतजार करो भाई, तुम खुद समझ जाओगे। दोनों ने अपनी रोटी के टुकड़े कुएं में फेंके। असद का टुकड़ा पानी की सतह पर तैरने लगा, जैसे कोई खुश्क लकड़ी का टुकड़ा। लेकिन हसन की रोटी, जो ताजा और घी से भरी हुई थी, पानी में डूबकर नीचे चली गई। असद ने उदासी से कहा, देखा भाई, तुम्हारी रोटी दिल की तरह गहरी है, क्योंकि माँ तुमसे मोहब्बत करती है। मेरी रोटी पानी पर तैरती है, क्योंकि ये बासी और हल्की है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं माँ के दिल में हल्का हूँ। हसन के चेहरे पर हैरत और दुख के रंग फैल गए। उसने कहा, असद, ये तुम क्या कह रहे हो? माँ हम दोनों से यकसा मोहब्बत करती है। लेकिन असद ने सर हिलाया और कहा, नहीं भाई, मैं अब ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकता जहां मेरी कोई कदर नहीं। हसन ने रोते हुए कहा, नहीं असद, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं माँ से बात करूंगा, वो अपना रवैया बदल लेगी। असद ने आखिरी बार उसकी बात मान ली और कुछ अरसा अपने भाई के साथ रहा। अब दोनों जवान हो चुके थे, लेकिन नसीमा के रवैये में जरा सी तब्दीली ना आई। असद ने कोई गिला न किया और अपने भाई से आखिरी बार मिला। हसन ने एक दफा फिर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन असद का फैसला पुख्ता था। उसने कहा, मैंने अपना फैसला कर लिया है भाई, मैं जाऊंगा, लेकिन तुम फिक्र न करना। मैं इस कुएं के पास एक दरख्त लगाऊंगा। अगर ये सरसब्ज और हरा भरा रहा तो समझना कि मैं खैरियत से हूं। अगर इसके पत्ते जर्द होने लगें या गिरने लगें तो जान लेना कि मुझे कोई मुसीबत लाहक हुई है। असद ने अपनी चंद चीजें जमा की, अपना घोड़ा तैयार किया और हसन से गले मिलकर रुखसत हो गया। हसन रोता रहा,
लेकिन असद ने पीछे मुड़कर न देखा। वो अपनी किस्मत की तलाश में निकल पड़ा, ये जाने बगैर कि उसका मुकद्दर क्या होगा। असद ने कई दिन तक सफर किया। वो घने जंगलों, बुलंद पहाड़ों और बहते दरियाओं से गुजरा। एक दिन वो एक वसी मैदान में पहुंचा जहां एक चरवाहा रेहान अपनी भेड़ों को चराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन असद ने देखा कि रेहान की भेड़ें एक खुश्क और बंजर जमीन पर चर रही थीं, जबकि करीब ही एक सरसब्ज मैदान था जहां घास की कसरत थी। असद ने हैरत से रेहान से पूछा, ऐ चरवाहा, तुम अपनी भेड़ों को इस बंजर जमीन पर क्यों चराते हो? वो सरसब्ज मैदान क्यों नहीं जाते जहां घास वाफिर है? रेहान ने उदासी से कहा, ऐ मुसाफिर, वो सरसब्ज मैदान एक खतरनाक भेड़ियों के गौल का मस्कन है। उनका सरदार एक बहुत बड़ा और खूंखार भेड़िया है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, वरना वो भेड़ियों का शिकार बन जाता है। असद के दिल में हिम्मत जागी। उसने कहा, मुझे वो भेड़ियों का ठिकाना दिखाओ। रेहान ने डरते हुए कहा, यह खतरनाक है मुसाफिर, तुम अकेले क्या करोगे? लेकिन असद ने इसरार किया कि वो सिर्फ दूर से देखना चाहता है। रेहान उसे एक पहाड़ी के पीछे ले गया जहां से वो भेड़ियों का गौल देख सकता था। असद ने देखा कि वहां न सिर्फ एक बड़ा भेड़िया था, बल्कि उसके साथ एक पूरा गौल था जो सरसब्ज मैदान पर राज करता था। असद ने रेहान से कहा, फिक्र न करो, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। उसने रेहान को बताया कि वो एक बड़ा गड़ा खोदेंगे और उसमें गोश्त का एक टुकड़ा रखेंगे। गड़े के ऊपर एक बड़ा जाल लटकाएंगे जो दरख्त से बंधा होगा। जब भेड़िए गोश्त की बू सूंघकर गड़े में आएंगे, वो जाल गिराएंगे और भेड़ियों को फंसाएंगे। फिर वो दोनों अपनी तलवारों से उन पर हमला करेंगे। रेहान को असद की ये तरकीब पसंद आई। वो दोनों सुबह सवेरे काम पर लग गए। उन्होंने एक बड़ा गड़ा खोदा, उसमें गोश्त रखा और जाल को दरख्त से बांध दिया। फिर वो एक करीबी दरख्त के पीछे छुप गए, अपनी तलवारें हाथ में लिए। थोड़ी देर बाद भेड़ियों ने गोश्त की बू सूंघी और गड़े की तरफ लपके। जैसे ही वो गड़े में गिरे, असद ने रस्सी खींची और जाल भेड़ियों पर गिर गया। दोनों ने तेजी से हमला किया और भेड़ियों को खत्म कर दिया। रेहान खुशी से झूम उठा। उसने असद को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई और मेरी भेड़ों को महफूज किया। मैं तुम्हें 3 भेड़ें तोहफे में दूंगा। असद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ये मेहरबानी काफी है, लेकिन मैं अभी सफर पर हूं। इन भेड़ों को अपने पास रखो, जब मैं वापस आऊंगा तो ले दूंगा। रेहान ने उसका शुक्रिया अदा किया और असद अपना सफर जारी रखने के लिए निकल पड़ा। उसे अपने दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि उसने किसी की मदद की। कई दिनों के सफर के बाद असद एक हलचल से भरे गांव में पहुंचा। ये गांव अपने रंगीन बाजार और खुशहाल तिजारत के लिए मशहूर था, लेकिन आज उसकी गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग खौफजदा नजर आते थे और दुकानें जल्दी जल्दी बंद हो रही थीं। असद एक कुएं के पास रुका, जहां एक खूबसूरत लड़की आयशा अपने सर पर मिट्टी का घड़ा रखे उदास बैठी थी। असद ने नरमी से पूछा, ऐ लड़की, तुम उदास क्यों हो? इस गांव में क्या मुसीबत है? आयशा ने सिसकियों के दरमियान कहा, ऐ मुसाफिर, हमारा गांव एक डाकुओं के गौल के हाथों यरगमाल बना हुआ है। उनका सरदार जालिम खान एक जालिम और ताकतवर शख्स है। वो हर हफ्ते हमारे बाजार को लूटता है, दुकानदारों से माल छीनता है और जो मज़ाहमत करता है उसे शदीद सज़ा देता है। आज शाम वो दोबारा आने वाला है और हम सब खौफजदा हैं। असद का दिल दुख से भर गया। उसने कहा, यह कैसी नाइंसाफ़ी है? क्या तुम्हारे गांव वालों ने इस गौल के खिलाफ कभी कोशिश नहीं की? आयशा ने कहा, हमने कई बार कोशिश की, लेकिन जालिम खान और उसके साथी बहुत ताकतवर हैं। उनके पास तेज धार हथियार हैं और वो बेरहम है। हमारे पास कोई चारा नहीं। असद ने सोचा कि उसे कुछ करना होगा। वो गांव के एक बुजुर्ग बाबा अब्दुल्ला के पास गया, जो गांव का सबसे तजर्बाकार शख्स था। बाबा अब्दुल्ला ने बताया कि जालिम खान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच है। वो मालो दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अपनी ताकत पर भी बहुत नाज करता है। असद के जहन में एक तरकीब आई। उसने बाबा अब्दुल्ला से कहा, अगर हम जालिम खान को एक चाल से फंसाएं तो क्या हम उसे शिकस्त दे सकते हैं? बाबा अब्दुल्ला ने कहा, हाँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा। जालिम खान होशियार भी है। असद ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र न करो बाबा, अक्ल लालच पर गालिब आ सकती है। असद ने गांव वालों को जमा किया और एक तरकीब बनाई। उसने गांव के बाजार में एक झूठे खजाने की अफवाह फैलाई कि एक ताजर ने अपना सोना एक खुफिया तहखाने में छुपाया है।
असद ने गांव वालों को हिदायत दी कि वो बाजार को खाली छोड़ दें और अपने घरों में छुप जाएं। उसने चंद दुकानदारों के साथ मिलकर एक झूठा तहखाना बनाया। सोने के रंग के पत्थर रखे गए ताकि वो कीमती दिखाई दें। जब शाम हुई, जालिम खान और उसके डाकू बाजार में दाखिल हुए। उन्होंने खजाने की अफवाह सुनी थी और लालच में तहखाने की तरफ बढ़े। जैसे ही वो तहखाने में दाखिल हुए, असद और चंद गांव वालों ने तेजी से हमला किया और जालिम खान समेत उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। जालिम खान ने हार मान ली और वादा किया कि वो दोबारा गांव में नहीं आएगा। गांव वालों ने असद की बहादुरी और अक्लमंदी की तारीफ की। आयशा ने उसका शुक्रिया अदा किया और बताया कि वो गांव के सरदार की बेटी है। उसने असद को अपने वालिद से मुलाकात के लिए मदऊ किया। असद आयशा के साथ गांव के सरदार के पास गया, जो एक आदिल और नेक दिल शख्स था। सरदार ने असद की बहादुरी की तारीफ की और कहा, तुमने हमारे गांव को एक बड़ी मुसीबत से निजात दी। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ रहो और मेरी बेटी आयशा से शादी करो। असद ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन आयशा की खूबसूरती और उसके नेक दिल ने उसे राजी कर लिया। गांव में 7 दिन तक अजीमुशान जश्न मनाया गया और असद की आयशा से शादी हो गई। असद अब सरदार के महल में रहता था, लेकिन उसका दिल अब भी अपने भाई हसन के लिए धड़कता था। एक दिन वो शिकार के लिए सहरा की तरफ निकला। सरदार ने उससे खबरदार किया कि करीबी पहाड़ पर एक खतरनाक जादूगर रहता है, जो अपनी जादुई छड़ी से लोगों को मफलूज कर देता है। असद ने वादा किया कि वो पहाड़ के करीब नहीं जाएगा, लेकिन उसका तजस्सुस उसे वहां ले गया। जब वो पहाड़ पर पहुंचा तो जादूगर अपनी गार से निकला। उसका चेहरा खौफनाक था और उसकी आंखों में चमक थी। उसने अपनी छड़ी से एक शुआ छोड़ी जो असद और उसके घोड़े पर लगी। दोनों जमीन पर गिर पड़े, बेहरकत और दर्द में मुब्तला। जादूगर हंसता हुआ अपनी गार में वापस चला गया। इधर हसन अपने गांव में कुएं के पास बैठा था। जब उसने देखा कि असद का लगाया हुआ दरख्त जर्द होने लगा है, उसका दिल धक से रह गया। उसे यकीन हो गया कि असद किसी मुसीबत में है। हसन ने फौरन अपना घोड़ा तैयार किया और अपने भाई की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में हसन उसी चरवाहा रेहान से मिला जिससे असद मिला था। रेहान ने उसे असद समझकर कहा, ए मुसाफिर, तुम्हारी भेड़ें बहुत बढ़ गई हैं, आओ इन्हें ले जाओ। हसन ने कहा, वो मेरा भाई असद था, क्या तुमने उसे देखा? रेहान ने बताया कि असद कई दिन पहले यहाँ से गुजरा था। हसन ने सफ़र जारी रखा और उस गांव में पहुंचा जहां असद ने डाकुओं को शिकस्त दी थी। गांव वालों ने हसन को असद समझकर खुशामदीद कहा, लेकिन हसन ने बताया कि वो उसका भाई है। वो सरदार के महल गया और सरदार से असद के बारे में पूछा। सरदार ने बताया कि असद शिकार के लिए गया था और शायद जादूगर के हाथों फंस गया है। हसन ने कहा, मैं अपने भाई को बचाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। सरदार ने हसन को रोका और कहा, तुम अकेले नहीं जा सकते, ये बहुत खतरनाक है। उसने गांव के अक्लमंदों को बुलाया, जिनमें से एक ने बताया कि एक खास जड़ी बूटी है जो जादूगर के सहर को आर्जी तौर पर कमजोर कर सकती है। गांव वालों ने मिलकर उस जड़ी बूटी को जमा किया और पहाड़ के गिर्द आग लगाई। जड़ी बूटी का धुआं उठा और जादूगर बेहोश होकर गिर पड़ा। हसन ने तेजी से अपनी तलवार निकाली और जादूगर को खत्म कर दिया। हसन ने असद को जमीन पर पड़ा पाया, कमजोर और बीमार। उसने उसे उठाया और महल वापस लाया। गांव के हकीमों ने असद का इलाज किया और जल्द ही वो सेहतयाब हो गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और हसन ने कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा असद, हम हमेशा साथ रहेंगे। असद ने हसन से कहा कि उसकी बीवी आयशा और बच्चे हैं जिन्हें वो नहीं छोड़ सकता। हसन ने कहा, तो हम सब एक साथ रहेंगे। सरदार ने उनकी ख्वाहिश मान ली और उन्हें बहुत सारे तहाइफ दिए। दोनों भाई अपने गांव वापस आए जहां से असद ने अपना सफर शुरू किया था। रास्ते में वो रेहान से मिले जिसने असद की भीड़ें वापस की, जो अब एक बड़ा रेवड़ बन चुकी थीं। असद ने अपने गांव में एक नया घर बनाया और अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी शुरू की। हसन उसके पड़ोस में रहता था और दोनों भाई कभी एक दूसरे से जुदा न हुए। गांव वालों ने उनकी बहादुरी
اور अखुवत की दास्तान को बरसों तक याद रखा।